नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज तो ये है कि एनएसओ स्पाईवेयर, ठीक है। तो ये जो पेगासस स्कैंडल था, इस पेगासस स्कैंडल में कुछ और न्यूज निकल के आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2017 के लगभग भारत सरकार ने यह पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदा था इजराइल से। इसके चलते अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल ही सत्ते में आ गई हैं और खतरा मंडरा रहा है बजट सेशन के ऊपर। बजट सेशन में फिर से पार्लियामेंट में काफी बवाल हो सकता है। तो ये न्यूज छपी हिंदू में, इसको देखेंगे। फिर एससी एसटी कोटा प्रमोशंस में देखिए, आपको पता है कि रिजर्वेशन अगर आपको नौकरी लेनी है तो है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी एक रिजर्वेशन होता है प्रमोशन के अंदर। तो एससी एसटी कोटा में प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्टेट डिसाइड करेगा, और किस बेसिस पे डिसाइड करेगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हस्बैंड को एक इलीगल अफेयर चलाने के लिए जेल किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर से रिलेटेड एक न्यूज निकाली है। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है? तो अगर आप पीसीएस या आईएएस आज की आगे आने वाले समय में कभी क्वालिफाई करते हो तो आप एक्सटर्नमेंट इशू कर सकते हो जो कंसर्न स्टेट होगा उसके लॉ के हिसाब से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नमेंट? तो ये एक सिस्टम है ऑफ प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ सर्टेन पीरियड। मतलब एक लॉ का ऑफिसर, मान लीजिए एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, वो किसी इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर जगह जाने से रोक सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसको आप बोलते हो एक्सटर्नमेंट। मतलब मूवमेंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है एक इंडिविजुअल का। अगर आप एक इंडिविजुअल के मूवमेंट को ब्लॉक कर रहे हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्लॉक कर रहे हो। तो इस रिस्पेक्ट में न्यूज इसको देखेंगे। फिर इंडिया और ओमान की 10th मिलिट्री कोऑपरेशन पैनल मीटिंग हुई है। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। अगला, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने यहां पे बातचीत फिर से शुरू की, इसके बारे में बात करेंगे। पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट मिला है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22, इसके बारे में बात करेंगे। काफी सारी न्यूज है आज, भर भर के न्यूज है, इनको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आज के वर्ड ऑफ द डे की अगर बात करें तो रोटरी नाम के शब्द की यहां पे बात हो रही है। रोटरी कह लीजिए या फिर रोटैरियन कह लीजिए, यह शब्द अक्सर कर आपको द हिंदू के एडिटोरियल और बहुत जगहों पे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये रोटरी शब्द निकला क्या, इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन है रोटरी इंटरनेशनल से। रोटरी इंटरनेशनल क्या है? तो एक इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है बिजनेस और प्रोफेशनल लीडर्स को एक साथ लेके आना ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और गुडविल और पीस को दुनिया में फैला सके। ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन जो करता है उन प्रिंसिपल्स के लिए कभी कभी इस रोटरी शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो अगर कहीं रोटैरियन नाम के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रोटरी इंटरनेशनल जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड किसी चीज को आप रोटैरियन कह सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज है यहाँ पे। तो रोटैरियन ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल, अगर नाउन के टर्म्स में अगर आप रोटैरियन नाम के शब्द का इस्तेमाल करते हो तो एक इंडिविजुअल जो रोटरी इंटरनेशनल नाम की इस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, जो रोटरी इंटरनेशनल के सिद्धांतों पे चलता है, इसलिए इस रोटरी या फिर रोटैरियन नाम के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये शब्द आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए। वीडियो पे ज्वाइन का बटन दबा दें दोस्तों, अगर जगा सके तो। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप अपने कमेंट्स के थ्रू अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स जो कि मैं डेली डिस्कस करता हूं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। और वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक दबाने से आपका कुछ नहीं आने वाला है, तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन। चलिए, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस 1 ईयर सस्पेंशन ऑफ 12 एमएलएस। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये शायद पीपीटी बनाते वक्त गलती हो गई, ये इसका टाइटल नहीं है, ठीक है ना। ये 12 एमएलए के सस्पेंशन का टाइटल, ये न्यूज अलग है। ये एक्चुअली इस न्यूज का टाइटल है ये, अपोजिशन स्लैम्स गवर्नमेंट एज रिपोर्ट सेज इंडिया स्पॉट एनएसए स्पाईवेयर। तो टाइटल गलत है। अब न्यूज पे आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की और इस इन्वेस्टिगेशन के चलते एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म आके खड़ा हो गया। एक्चुअली में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बोला है कि एनएसओ ग्रुप जो इजरायली कंपनी है, इसने अपना पेगासस सॉफ्टवेयर जुलाई 2017 में भारत सरकार को बेचा है और उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट
कि काफी अच्छी रिश्ते थे इजराइल के साथ और कुछ हाई लेवल विजिट्स हुई थी। सोचिए बहुत बड़ा इल्जाम यहाँ पे लगाया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मोदी जी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई थी। उन सीक्रेट मीटिंग्स में पैलेस्टीन के ऊपर बातचीत हुई थी कि यूएन वोट जब होगा पैलेस्टीन में तो इंडिया का क्या स्टैंस होगा, और फिर इंडिया कुछ इजराइल से बड़े बड़े वेपन्स खरीदेगा, और ये जो पर्टिकुलर आप कह लीजिए पेगासस सॉफ्टवेयर है ये इंडिया इजराइल से खरीदेगा। तो सीधे सीधे हमारे सरकार और प्रधानमंत्री जी के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लग रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से। और आपको पता है कि जब इस प्रकार की कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है तो जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अब अपोजिशन को यहाँ पे एक मौका मिल गया है, तो वो कह रहे हैं कि बजट सेशन में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। अब बजट सेशन में मुद्दे उठाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा जब अपोजिशन उठाता है तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट रोक देता है, काम ही को रोक देता है। ठीक है, आप अपोजिशन के मुद्दे उठा रहे सही है, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट की फंक्शनिंग तो मत रोको, वही रुक जाती है। ओके, अपोजिशन पार्टीज अटैक कर रही सरकार को, कह रही कि आप पार्लियामेंट को मिसलीड कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहे हो। पेगासस इशू के ऊपर पार्लियामेंट का क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंस है, सरकार का क्या स्टैंस है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कांग्रेस पार्टी का यह बोलना है कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है सरकार ने अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, और ये ट्रीजन है। ट्रीजन मतलब देश को धोखा देने वाली बात है, और बजट सेशन में इस पर्टिकुलर इशू को उठाया जाएगा। वैसे मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट कर चुका है। कमेटी के हेड है रिटायर्ड जस्टिस आर.टी. रविंद्रन साहब। 27 अक्टूबर को कमेटी अपॉइंट हुई है। ये ऑलरेडी पेगासस स्कैंडल के अंदर अपनी इंक्वायरी कर रही है, और 28 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जिसके बेसिस पे मैं न्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोदी जी और नेतन्याहू, इनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक डील हुई थी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और इंटेलिजेंस की $2 बिलियन की, और यहाँ पे पेगासस की भी डील हुई है। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये इल्जाम न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया था, इंडिया के अंदर से कहीं इल्जाम नहीं निकला है, न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिकेशन का लगाया हुआ इल्जाम है। सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के अंदर तो ऑपरेट करती नहीं, यूएस के अंदर ऑपरेट करती है, और यूएस के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ अक्सर कर निकल के आती हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट है। ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है इस चीज के ऊपर अपना जो व्यू पॉइंट है अभी मत बनाइएगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी अपॉइंट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे हम अपना व्यू पॉइंट बनाएं तो ज्यादा जरूर सही रहेगा। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन, देखिए न्यूयॉर्क, समझिए यूएस की सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं निकाली है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक मीडिया आउटलेट है यूएसए का, उसने यहां पे रिपोर्ट निकाली है। अब इस मीडिया आउटलेट ने कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल किया, इस सब चीजों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि केवल इंडिया ही यहां पे कस्टमर नहीं था, यूएई, हंगरी, पोलैंड, मैक्सिको, इस प्रकार की भी कंट्रीज ने ओवरऑल इस पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा है इजराइल की सरकार से। ठीक है भाई, और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जून 2019 में जब यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में इजराइल के ऊपर पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस की देने की बात पे वोटिंग हुई, तो उस वोटिंग में इजराइल के फेवर में वोट किया इंडिया ने और पैलेस्टीन के अगेंस्ट में वोट किया। हालांकि ये वोटिंग की बात को हमारे जो सैयद अकरुबुद्दीन साहब थे, जो उस समय पे एमईए के फॉरेन स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था कि नहीं भाई हमने इजराइल के फेवर में और पैलेस्टीन के अगेंस्ट वोट नहीं किया। बट इस रिपोर्ट में लिखा है कि भाई 2019 में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जब पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात की जा रही थी तो इंडिया ने अपोज किया था। ठीक है, इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में आपको जानना है पेगासस स्पाईवेयर ऑफ एनएसओ ग्रुप, ये क्या है, कैसे ये काम करता है, तो आप पेगासस, मेरे नाम अर्षित द्विवेदी साहब, यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको पर्टिकुलर न्यूज मिल जाएगी। जीएस पेपर 2 साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, चैलेंजेस टू इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में न्यूज आपको काम आएगी। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राज्यों से कि भैया एससी एसटी जो भी कोटा है प्रमोशन का, इसके बारे में जो नियम कानून है और जो भी एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी एग्जैक्ट कंडीशंस हैं, वो आप डिवाइस करो। और राज्य क्यों डिवाइस करेंगे, क्योंकि इशू को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए देश भर में बहुत सारे एनजीओज और सिविल सोसाइटी की जो बॉडीज हैं, उनका ये बोलना है कि भाई ये जो एससी एसटीज है, इनको प्रॉपर तरीके से अभी भी रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आप एक काम करो, इनको आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दो। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप देखो तो रिसेंटली रिजर्वेशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटीज के बारे में आपने सुना होगा
एक्सेलरेटेड प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी, इसके बारे में पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये एक्सेलरेटेड प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है तो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन ए है, एक पर्टिकुलर पर्सन बी है। ए पर्सन जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है और बी पर्सन एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए 2022 में ए और बी इन दोनों लोगों ने आईएएस क्वालिफाई किया और इन्होंने आईएएस सर्विस में ज्वाइन कर लिया। अब ये लोग अपना काम करते रहेंगे। मान लीजिए 2030 में इन लोग की जो सर्विस ईयर्स है वो 7-8 साल हो चुकी हैं, 8 साल से ये लोग नौकरी में। तो अब धीरे धीरे प्रमोशन भी होगा। अब प्रमोशन में समझिए आप बात को, ए और बी दोनों एक ही बैच में हैं, 2022 वाला यूपीएससी दोनों ने साथ में क्वालिफाई किया, तो दोनों साथ में बैचमेट हो गए। बैचमेट हो गए तो सीनियर नहीं है। अब समझिए किसी ने मान लीजिए 2018 में आईएएस क्वालिफाई किया और किसी ने 2022 में क्वालिफाई किया, तो जो 2018 वाला है वो 2022 वालों का तो सीनियर होगा ना। तो जो 2022 में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं आईएएस, वो 2018 में क्वालिफाई किए वाले को सर बोलेंगे। ऑटोमेटिकली 2018 वालों की 2022 से जो सीनियरिटी होगी वो ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल बात है आपके लिए समझना। और जो 2022 में सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप को बैचमेट्स बोलेंगे। वो बोलेंगे ठीक है भाई हमारा सीनियरिटी लेवल 1 है। लेकिन कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी, प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी, ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन का प्रावधान है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझिए बात को। बी चूंकि एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो बी मान लीजिए जब प्रमोशन लेगा, समझिए एक तो रिजर्वेशन के चलते बी को हो सकता है एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से जल्दी प्रमोशन मिल जाए। ठीक है भाई, प्रमोशन मिल गया वो एक अलग बात है, लेकिन प्रमोशन मिलने के साथ साथ उसको सीनियरिटी भी मिल जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसको सीनियरिटी मिल जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि अब इस ए को बी को सर बोलना पड़े या मैम बोलना पड़े। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि समझिए सीनियरिटी कभी कभी जिस बैच में आप रिक्रूट हो रहे हो उसके हिसाब से होती है। जैसे 2022 की अपनी अलग सीनियरिटी है, 2021 की अलग सीनियरिटी है, 2020 की अलग सीनियरिटी है, 2019 2018 की अलग सीनियरिटी है। तो डेफिनेटली 2022 में सिलेक्टेड बच्चा 2021 वाले को सर बोलेगा या मैम बोलेगा, 2021 वाला 2020 वाले को, 2019 वाले को सर या मैम बोलेगा। लेकिन अब 2022 में जो दो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें अगर एससी एसटी बच्चा प्रमोशन पाके आगे बढ़ जाता है, रिजर्वेशन में अपना प्रमोशन पा लेता है, तो उसके साथ साथ वो ए का सीनियर भी हो जाएगा। तो अब ए को बी को सर बोलना पड़ेगा। अब इस बात पे काफी बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ? ए ऑब्वियस सी बात है जो जनरल कैटेगरी का बच्चा वो बोलेगा कि भाई हम तो 1 साल में पैदा हुए हैं, तो अगर उसको रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन आप दे रहे हो ठीक है, सीनियरिटी क्यों दे रहे हो, मैं उसे सर क्यों बोलूं, मतलब वो मुझसे एक बैच सीनियर हो जाए। तो इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी पहले। इसी को बोला जाता है प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। ठीक है भाई, गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन का बेनिफिट जिनको मिलता है वहां पे ये चीज आ जाती है। अब इस बात को लेके सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, मैं व्यू पॉइंट में नहीं घुस रहा हूं, मैं आपको न्यूज बता रहा हूं। अब दो यहां पे जो कोर्ट जजमेंट्स है ये भी आपको समझने पड़ेंगे। एक है जरनैल सिंह कोर्ट जजमेंट, एक है एम नागराज कोर्ट जजमेंट। ये कोर्ट जजमेंट्स क्या बोलते हैं? पहले आया नागराज जजमेंट। नागराज वर्डिक्ट ने बोला कि ठीक है भाई, अगर आप एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो तो प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले आपको 3 बातों को इंश्योर करना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दे रहे हो उसका बैकवर्ड होना जरूरी है। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट सर्विसेज में। तीसरी बात, इस पर्टिकुलर प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो एससी एसटी को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला नागराज वर्डिक्ट में। ठीक है भाई, उसके बाद आया जरनैल सिंह वर्डिक्ट, और जरनैल सिंह वर्डिक्ट आया 2018 में। अब इस जरनैल सिंह वर्डिक्ट ने क्या बोला? जरनैल सिंह वर्डिक्ट ने बाकी सारी बातें सही बोली। जरनैल सिंह वर्डिक्ट ने यह बोला कि भाई You need not produce quantifiable data to prove the backwardness of a scheduled caste, scheduled tribe community। तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए थे नागराज वर्डिक्ट में, उसमें पहला पॉइंट क्या था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड होनी चाहिए तो ही उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। अब बैकवर्डनेस प्रूव करने के लिए आपको क्वांटिफिएबल डाटा लाने की जरूरत नहीं है, इतना बोल दिया जनरल सिंह ने। लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा कि क्या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में। ठीक है भाई, तो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर आप प्रूव कर देते हो तो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल जाएगा। आई होप अब तक की बात आपको समझ में आ गई हो। लेकिन
इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैसे होगा? अब इसके लिए देखिए यहां पे एक और प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी लग रहा हो, लेकिन आप अगर प्रॉपर तरीके से मेरी बात सुनोगे और अगर एक बार में ना समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से सुनना, समझ में आ जाएगा। देखिए, court noted that collection of information on inadequacy of representation of SC/ST communities cannot be with reference to entire service or class group, but should be relatively to the grade category of post to which promotion is sought। समझिए बात को, यहां पे क्या बोला जा रहा है? IAS नाम की एक सर्विस है, IPS अलग है, IRS अलग है, IFS अलग है, सब अपनी अलग है। अब IAS टोटल कैडर में मान लो ऑल ओवर इंडिया 5000 लोग हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप ये देख लो कि भाई 5000 में कितने SC हैं, कितने ST हैं, और उसके बेसिस पे आप पता कर लो कि SC ST को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और फिर डिसाइड कर लो कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला जनरलाइज तरीके से चीजें नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि IAS को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। IAS एक बहुत बड़ा आप कह लो कैडर है, उस कैडर में अलग अलग लेवल है, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी लेवल है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल है, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल है, सेक्रेटरी लेवल है, चीफ सेक्रेटरी लेवल है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो मान लो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बात कर ली, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है मान लो ऑल ओवर इंडिया में 300 लोग काम कर रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि इन 300 लोगों में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने जनरल हैं, और उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे अगर आप कुछ लोगों को प्रमोट कर रहे हो तो उस प्रमोशन में कितना रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब कि आप ये बोलो कि भाई IAS पूरे इंडिया में 5000 है और उस 5000 में आपने नंबर ऑफ SCs काउंट कर लिए, STs काउंट कर लिए, जनरल काउंट कर लिए और इसके बेसिस पे बोल दिया कि SC ST कम है तो प्रमोशन दे दो रिजर्वेशन में, ये नहीं चल पाएगा। IAS में जितने अलग अलग लेवल हैं, जितने अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जितना आप प्रमोशन कर रहे हो उन पूरे ग्रुप्स को एनालाइज करो, अलग अलग ग्रुप्स को एनालाइज करो कि भाई यहां पे क्या SC STs कम है, और अगर कम है तो फिर आप क्वांटिफिएबल डाटा के बेसिस पे उस पर्टिकुलर कैडर में प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। और ये प्रिसाइज कैलकुलेशन कौन करेगा? राज्य की सरकारें करेंगी, क्योंकि समझिए जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल IAS बनता है तो वहां पे उसको एक राज्य का कैडर एलोकेट होता है। फॉर ऑब्वियस सी बात है, अगर उस पर्टिकुलर राज्य के कैडर के ऑफिसर का प्रमोशन हो रहा है तो राज्य को पता होगा, और राज्य से यहां पे मशवरा किया जाएगा किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT के द्वारा। तो यहां पे राज्य की सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नागराज और जनरल जजमेंट को पूरा करें, इन एडुकेसी के रिस्पेक्ट का जो डाटा है वो सामने रखा जाए, ये बताया जाए राज्यों के द्वारा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी कम नहीं होगी, और उसके बेसिस पे क्लास वाइज, ग्रुप वाइज, सर्विस वाइज, लेवल वाइज ये डिसाइड किया जाए कि हाँ भाई इस लेवल पे इतनी प्रमोशन की पोस्टें आ रही हैं तो इसमें रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। एक जनरल चीज आप नहीं कर सकते कि हाँ भाई ओवरऑल 5000 के कैडर में इतने SC ST तो कम है तो आपने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट यहां पे बोल दिया है। आप केस वाइज, लेवल वाइज सेग्रीगेट करो चीजों को, डाटा को सामने रखो और फिर इस बात को डिसाइड करो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। ये यहां पे जजमेंट निकल के आया किसकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरे हिसाब से तो ये जजमेंट काफी सही है। तो इससे क्या होगा कि चीजें और इक्विटेबल होंगी। समझ गए? जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएशन इश्यूज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है BSF पाकिस्तान रेंजर्स टू रिज्यूम कमांडेंट लेवल टॉक्स। तो भैया इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेज हैं, इन्होंने कमांडेंट लेवल की टॉक्स को फिर से शुरू कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लगभग 1.5 साल से ये जो बातचीत है बंद है। 19 मेंबर का एक डेलीगेशन पाकिस्तान रेंजर्स का, जिसको लीड कर रहे थे मेजर जनरल मोहम्मद सईद, ये पहुंचा है कहां पे? दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंच के उन्होंने बातचीत की है। तो 44वीं बाई एनुअल डायरेक्टर जनरल लेवल की टॉक्स हुई हैं। BSF बनाई गई थी 1965 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद। इट इज वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। और कौन कौन सी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज इंडिया में? तो आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और सशस्त्र सीमा बल। बताइए सशस्त्र सीमा बल कौन से देश के साथ हमारे बॉर्डर को गार्ड करती है? ITBP तो खैर पूछने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है। टेल मी इन द, चलो ये बताओ, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, नेपाल के साथ जो बॉर्डर है, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, यहां पे कौन कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है कंट्री वाइज? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिना कुछ सर्च मारे। BSF की बात की जाए तो 2.65 लाख की फोर्स है ये। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश का जवाब तो आपको यही मिल गया। म्यांमार और नेपाल का बता दो, ठीक है। BSF
अरेबियन सी में सर क्रीक को भी डिफेंड कर रही है, बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा को भी डिफेंड कर रही है, वाटर क्राफ्ट्स की भी इसके पास फ्लीट है। तो बीएसएफ के अंदर केवल आप कह लो कि कमांडो यूनिट्स और आर्टिलरी रेजिमेंट भी नहीं है, इसकी एक एयर विंग भी है, इसकी एक मरीन विंग भी है। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करता है बीएसएफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। जब कहीं इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वहां पे भी बीएसएफ अपना रोल प्ले करता है। जब कहीं नेचुरल कैलेमिटी होती है तो वहां पे ह्यूमन लाइफ्स को बचाने में भी बीएसएफ अपना रोल प्ले करता है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी बीएसएफ की फोर्सेस को भेजा जाता है। तो बीएसएफ का एक काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की सिक्योरिटी में। जीएस पेपर थी वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे, यूज एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स विद कॉशन से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि भाई एक पर्सन ही कैन नॉट बी बार्ड बाय अथॉरिटीज फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑन मेयर सस्पिशन। यहां पे न्यूज क्या है, न्यूज के अगर आप लाइन से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महाराष्ट्र के अंदर इसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल था दीपक, इसके ऊपर एक 2 साल का एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास किया। अब इस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर में लिखा होगा कि आप कितने समय तक किस जगह पे नहीं जा सकते हो। तो दीपक नाम के एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट महाराष्ट्र में जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था उसने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अंदर पास किया एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। और इस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से दीपक के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ठीक है, दीपक को गुस्सा आई, दीपक पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट में। वह बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने बोला कि भाई ये जो एसडीएम ने मेरे ऊपर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर लगाया है ये गलत है, इस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को हटाइए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को हटाने से मना कर दिया। तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो अब दीपक को कहां जाना पड़ेगा? तो अब दीपक गए सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में दीपक गए किस आधार पर? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज डी के हिसाब से। ये क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स सिटीजंस अ फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, मेरे आपके जैसे लोगों के पास, अगर हमने कोई क्राइम नहीं किया है तो हमारे पास एक बेसिक राइट है कि जहां जहां पे भी इंडिया की टेरिटरी हम वहां पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बशर्ते हम वहां पे जाके कुछ बवाल ना करें, उल्टे सीधे काम ना करें, लॉ को अपने हाथ में ना लें, किसी प्रकार का ह्यू एंड क्राई या केओस ना फैलाएं। शांतिपूर्वक आप कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। अब ऐसे केस में अगर किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास होता है तो उस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर में लिखा होगा कि ये इंडिविजुअल इस जगह पे इतने समय के लिए नहीं जा सकता। तो मान लो मेरे खिलाफ अगर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास हो जाता है कि भैया आप मुंबई के हो, मुंबई में रहते हो, लेकिन आप लखनऊ नहीं ट्रेवल कर सकते 2 साल के लिए, मतलब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मैं अब 2 साल तक लखनऊ में एंट्री मार ही नहीं सकता लीगली, तो इससे मेरा राइट टू मूवमेंट वायलेट हो गया यहाँ पे। तो मैं जा सकता हूं बॉम्बे हाईकोर्ट के पास अपील में या किसी और के पास अपील में। तो यही हुआ है यहाँ पे दीपक के साथ। ठीक है, अब जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जब पास होता है ना तो वो एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो तो अनटिल एंड अनलेस आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि ये इंडिविजुअल शांति के लिए खतरा हो सकता है या कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है, तब तक एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। और दीपक के अगेंस्ट लगे इस एसडीएम के एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन आधार पर महाराष्ट्र के एसडीएम ने दीपक के ऊपर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर लगाया था, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगाया था, ये आधार हमको सही नहीं लगे हैं, हम इन आधारों के बिना पर इस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को क्वैश कर रहे हैं। मतलब दीपक के ऊपर अब कोई एक्सटर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को इस बात की याद दिलाई कि भाई अगर आप एक्सटर्नमेंट ऑर्डर लगा रहे हो तो देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव मटेरियल एंड रिकॉर्ड on basis of which the competent authority must record its subjective satisfaction that the movements or acts of any person are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property। मतलब कि अगर आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर लगा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि आपके पास राइटिंग में ऑन रिकॉर्ड ये प्रूफ होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के मूवमेंट से या किसी एक्ट से बहुत बड़ा डेंजर या पर्सन्स को नुकसान या प्रॉपर्टी को नुकसान, ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो सकता, तो वही आप एक्सटर्नमेंट ऑर्डर लगाओगे, नहीं तो आप एक्सटर्नमेंट ऑर्डर नहीं लगा सकते। दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी राइट टू फ्री मूवमेंट इन द कंट्री वायलेट हो रही है, ये बोला अजय रस्तोगी और अभय एस ओगा के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है,
तो ओवरऑल ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है? द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एनीवेयर विद इन अ स्टेट। ठीक है भाई। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे कुछ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में और बाकी इलाकों में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है, या फिर आप इतने समय के लिए जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, वो एक्सेप्शंस हैं। बट जनरली आप पूरे देश में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो। ओके, जीएस पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स जुडिशरी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है इंडिया ओमान टू होल्ड 10th मिलिट्री कॉपरेशन पैनल मीटिंग। 3 साल के गैप के बाद इंडिया और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है, जेएमसीसी की मीटिंग। ठीक है ना, क्योंकि न्यू दिल्ली आ रहे हैं कौन? मोहम्मद नासिर अल जाबी। कौन है ये मोहम्मद नासिर अल जाबी? तो भैया ये सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ओमान के। और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और ओमान के डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होगी। हाई लेवल डिफेंस इंगेजमेंट्स जो भी हैं इंडिया ओमान के बीच में, इसके ऊपर बातचीत होगी। ये जो जेएमसीसी है, ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी, ये हाईएस्ट फॉरम ऑफ एंगेजमेंट है इंडिया और ओमान के बीच में इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। ये इवैल्यूएट करता है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ डिफेंस एक्सचेंजेस बिटवीन बोथ द साइड्स। वैसे तो देखा जाए तो एनुअली जेएमसीसी को मिलना होता है, लेकिन 2018 के बाद से जेएमसीसी कंडक्ट नहीं हो पा रही है। 9th जेएमसीसी कंडक्ट हुई थी 2018 में ओमान में, और अब ये 10वां एडिशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले 3 सालों से ये कंडक्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे प्रॉपर 2019 में नहीं हुई, 20 में नहीं हुई, 21 में नहीं हुई है, 22 में हो रही है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा इंडिया और ओमान के डिफेंस रिश्तों का। जो सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ओमान के, ये ऑब्वियस सी बात है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मिलेंगे, और यहाँ पे हो सकता है कि ओमान इंडिया से कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपने यहाँ पे इंपोर्ट भी करे। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कैपेबिलिटी के ऊपर भी बातचीत होगी। फिर एनुअल बायलेटरल फोर्स एक्सरसाइज होगी इंडिया ओमान के बीच में, जिसमें ओमान के 150 पर्सनल्स आके शायद इंडिया में इस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज में कोऑपरेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर देखा जाए तो गल्फ रीजन में इंडिया का अगर कोई क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है तो वो है आपका ओमान। आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओमान के पास कौन कौन सी, मतलब ओमान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और ओमान कौन कौन से समुद्रों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेट मी टेल इन द कमेंट बॉक्स बिलो, बिना मैप देखे। पहले बिना मैप देखे आंसर लिखो और उसके बाद मैप देखो कि तुमने सही आंसर लिखा है गलत। और ओमान एक और वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूंकि गल्फ ऑफ एडन के पास है, चलिए एक बात तो मैंने बताई थी, गल्फ ऑफ एडन के पास है ओमान, तो वहां पे एंटी पायरेसी पेट्रोल्स कनेक्ट कराने में ओमान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इंडियन नेवी भी लगातार ओमान की नेवी के साथ इंगेज करती रहती है। तो इंडियन नेवी ने P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एंटी पायरेसी पेट्रोल के लिए ओमान में सलाला नाम की जगह पे डिप्लॉय कर रखा है। तो उससे ओमान को भी प्रोटेक्शन है, इंडिया के भी एसेट्स वहां पे डिप्लॉयड है, और पायरेसी को हम इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं गल्फ ऑफ एडन के आसपास के इलाकों में। ओमान की बात की जाए तो ओमान अक्सर कर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी पार्टिसिपेट करता है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इज अ वॉलंटरी एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन की रीजन की नेवीज को एक दूसरे के साथ लेके आना, ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, रीजनल सिक्योरिटी बढ़े, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस बढ़ाए जा सके नेचुरल डिजास्टर्स के समय पे। ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। ओमान फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो अक्सर कर इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आके अपनी डिफेंस ट्रेनिंग करते हैं। इंडिया के भी बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि नेशनल डिफेंस कॉलेज ओमान में जाके अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एड्रेस किया है 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन को। इसको ज़ैद कॉन्फ्रेंस भी बोला जा रहा है। गर्मियों के दौरान उगाई गई क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत की जाएगी। तो क्रॉप परफॉर्मेंसेस को रिव्यू किया जा रहा है, क्रॉप वाइज टारगेट्स कितनी उगानी है इनके ऊपर बातचीत की जा रही है, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हो इसके बारे में बात की जा रही है, कैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर बढ़ाया जाए इसके बारे में बात की जा रही है, नए क्वालिटी ऑफ सीड्स को बनाने के बारे में बातचीत की जा रही है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कैसे करना है सस्टेनेबल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, इसके बारे में बात की जा रही है। डैप फर्टिलाइजर्स कैसे इस्तेमाल करें, एनपीके फर्टिलाइजर्स कैसे इस्तेमाल करें। डैप क्या है? तो इट इज बेसिकली डाई अमोनियम फॉस्फेट, प्रेफर्ड फर्टिलाइजर है इंडिया के अंदर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों पाए जाते हैं इसके अंदर, और भी बहुत से प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। डैप बनाया कैसे जाता है? तो अमोनिया को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के कंट्रोल्ड कंडीशंस में फर्टिलाइजर प्लांट में डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाया जाता है। एनपीके क्या है? तो भाई ये है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये 3 सबसे बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं
जो कि फर्टिलाइजर्स में होते हैं, और ये एक सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं ताकि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। फिर इसी कॉन्फ्रेंस में ATMA की बात हुई, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और कृषि विज्ञान केंद्र, ये लोग मिलकर ओवरऑल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की मदद करेंगे। और राज्य की सरकारों से बोला गया है कि भाई अपने यहाँ पे जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा एरिया या ब्लॉक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सीधे सीधे सर्टिफाई करो, ताकि इंडिविजुअल फार्मर्स को जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट ना लेना पड़े। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिविजुअल बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। तो एक खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, बगल वाले में कन्वेंशनल हो रही है, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो जो एक खेत का फार्मर है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन लेने में काफी मेहनत लगेगी। तो राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार बोल रही है कि पूरा का पूरा एक एरिया और ब्लॉक को आप ऑर्गेनिक ब्लॉक बना दो, और वहां पे जितने भी फार्मर हैं उनको डिफाइल्ड बेसिस पे ऑर्गेनिक के फर्टिलाइजर दो, और साथ साथ राज्य की सरकार की टीमें इस बात को इंश्योर करें कि उतने इलाके में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तब जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल होगी। फिर यहाँ पे और भी कुछ चीजें हुई हैं। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसके अंदर टारगेटेड राइस फैलो एरिया कंपोनेंट है, उसके अंदर पल्सेस और ऑयल सीड्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे कुछ और टारगेट सेट किए गए। पल्सेस के क्रॉप एरिया को सेट किया गया 21.05 लाख हेक्टेयर पे, ऑयल सीड्स को उगाया जाएगा 13.78 लाख हेक्टेयर पे, न्यूट्री सीरियल्स को उगाया जाएगा 17.89 लाख हेक्टेयर पे। ओके, एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए 2020-21 के, तो इंडिया ने 3086.47 टन फूड उगाए हैं, जिसमें पल्सेस हैं 257 लाख टन, ऑयल सीड्स हैं 361 लाख टन, कॉटन बेल्स हैं आपकी 353.84 लाख बेल्स। हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। इसको और इंप्रूव करने के लिए ही यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलियाज न्यू प्लान टू प्रोटेक्ट ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया प्लान लॉन्च किया है क्लाइमेट रेवेज्ड ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए। $700 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, जिससे कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ के जो नेटवर्क ऑफ कोरल्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ का नाम है। अब ग्रेट बैरियर रीफ इतनी ना तबाह हो जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से उसको हटा दिया जाए, इसीलिए आप देखोगे कि 2015 में भी एक रीफ 2050 प्लान करके ऑस्ट्रेलिया ने चलाया था, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो देखा जाए, ऐसा बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ का 98% ऑलरेडी तबाह हो चुका है सिंस 1998। बहुत कम फ्रैक्शन बचा है इस रीफ का जो कि अब तक सही है, और ये रीफ तबाह हो रही है ब्लीचिंग की वजह से। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? देखिए, जो कोरल्स होते हैं ना, वो एक लिमिटेड डेप्थ तक ही आपको मिलते हैं, वहां पे सनलाइट पहुंचनी जरूरी है, जो ओशन का टेम्परेचर है उसका ऑप्टिमम होना जरूरी है, उस पर्टिकुलर पानी में न्यूट्रिएंट लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स उस पानी में ना डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हो, ये सब सारे चीजें बहुत जरूरी है। आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ के पास कोल माइनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अदानी का, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके चलते ओवरऑल बहुत सारा पॉल्यूटेंट डिस्पोजल हुआ है इस पानी में, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ा है, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो कलरफुल कोरल्स होते हैं ना, वो अपनी एल्गी को एलिमिनेट कर देते हैं, जूजेंथली उसमें मर जाता है, और उसके चलते वो कोरल्स बिल्कुल वाइट पड़ जाते हैं। मैंने आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज है उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं। मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हीट वेव्स ऑफ 2016, 17 और 2020 में देखने को मिले हैं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में। अगर आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखोगे तो यहाँ पे 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं, 900 आइलैंड्स हैं, 2300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ, और 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से 100 माइल्स वाइड है ये। अगर आप देखो तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट नजर आ रहा है, और इसके बगल में ग्रेट बैरियर रीफ आपको इस तरीके से फैली हुई नजर आ रही है। तो बीच में जो आप कह लो पानी की लेंथ है, कुछ जगहों पे 100 माइल से, कुछ जगहों पे उससे कम है। पानी की जो डेप्थ है वो 200 फीट गहरा है पानी, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस होती हैं रीफ के लिए। तो रीफ पहले तो यहाँ पे थ्राइव करती थी, अब मर रही है। और ऐसा बताया जाता है कि इस ग्रेट बैरियर रीफ को आप स्पेस से भी देख सकते हो। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में, लेकिन अब शायद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं रहेगी, क्योंकि यूनेस्को धमकी दे चुका है कि हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटा देंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर ये जो कोरल्स प्रोलिफरेट करते हैं उनको कोरल पॉलिप्स भी बोला जाता है। जहां जहां पे भी कोरल्स हैं वो कोरल पॉलिप्स के बेसिस पे थ्राइव करते हैं। बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको कभी कभी जूजेंथेली भी बोला जाता है।
और जब ये मर जाते हैं तो एक कलरफुल कोरल्स बिल्कुल व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक नया पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट मिला है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। इसका नाम क्या है, ये जेनस है इसका सेप्टेमेरांथस, और ये प्लांट स्पेशीज हॉर्सफील्डिया ग्लैरबेवॉर्ब पे उगता है। तो जेनस क्या है इसका, सेप्टेमेरांथस, उगता ये कौन से प्लांट पे है, हॉर्सफील्ड ग्लैब्रा। देखिए ये पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। पैरासिटिक से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है। आप देखो यहाँ पे एक स्टेम नजर आ रही है एक दूसरे प्लांट की, इस स्टेम के बीच में अपनी रूट बना रखी है इस पर्टिकुलर प्लांट ने। इस प्लांट पे ओवरीज दिख रही है, लंबा लंबा सा आपको फैला हुआ प्लांट दिख रहा है। तो एक नया आप कह सकते हो पैरासिटिक प्लांट यहाँ पे हमको मिला है। इट बिलोंग्स टू सेप्टेमेरांथस, मिला कहाँ है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बिलोंग करता है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में 160 किलोमीटर का फर्क है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे ये पर्टिकुलर प्लांट मिला है। इसका जेनस है सेप्टेमेरांथस, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस प्लांट की लीव्स हार्ट शेप्ड की हैं, लंबी टिप है, ओवरी फ्रूट जैसी सीड्स हैं, आप देख सकते हो इस प्लांट को, ये सारी क्वालिटीज नजर आ रही हैं। और इसकी जो रूट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेम में घुसी हुई हैं। तो इस स्टेम से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है ये पर्टिकुलर प्लांट। ये जो जेनस है सेप्टेमेरांथस, ये फैमिली लोरांथेकी को बिलोंग करता है। ये फैमिली लोरांथेकी हेमी पैरासिटिक फैमिली है, सैंडलवुड ऑर्डर की। और ये जो प्लांट्स है ये हेमी पैरासाइट्स है, अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजी के फील्ड वालों को ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है ना, हम लोग को उतना ज्यादा यहाँ पे समझने की देखिए जरूरत है भी नहीं। बाकी पीपीटी में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पे भी आप इसको ओवरऑल पढ़ सकते हो। आगे क्या लिखा है, दे नीड अ होस्ट ट्री और श्रब in order to thrive and exhibit a worldwide distribution in tropical and as well temperate habitats। मतलब ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं, टेम्परेट हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन में भी ये मदद करते हैं। ये किसकी बात हो रही है, हेमी पैरासाइट्स की बात हो रही है। और हेमी पैरासाइट्स की एक फैमिली है लोरैंथेसी, और इसी फैमिली का एक जेनस है सेप्टेमेरांथियस, और इसी जेनस को बिलोंग करता है ये नया पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिला है। अच्छा, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में पहली ऐसी स्पेशीज नहीं मिली, इससे पहले भी बहुत सारी हेमी पैरासिटिक फैमिली की स्पेशीज मिल चुकी हैं, जैसे कि लोरैंथेसी, डेंड्रोफथे, लजीफे, ये सब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से पाई गई हैं। ये नाम अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू दोस्तों, प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।